व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है एंजल। तो कहानी की शुरुआत होती है सैम नाम के आदमी से, जो कि एक इवेंट मैनेजर है। वो अपनी कलीग को लेने के लिए उनके घर आया हुआ है, पर आज सूसी नाम की उसकी कलीग को आने में देर हो रही है और इसीलिए वो उस पर बहुत चिल्लाता है। लेकिन कुछ देर बाद उसके पास एक कॉल आता है जो कि हॉस्पिटल से था। वहां जाने पर उसे पता चलता है कि सूसी को तो एक हादसे में मौत हो गई है। अब ये खबर उसे पूरी तरह से हिला कर रख देता है, क्योंकि सूसी उसके सबसे करीबी दोस्त थी, पर वो अब कुछ कर नहीं सकता। डॉक्टर बताते हैं कि इसके पास हमें एक ही नंबर मिला जो कि तुम्हारा था। क्या इनका कोई रिलेटिव है जो आकर इनका अंतिम संस्कार कर सके? पर सैम को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो शाम को उसके घर जाता है और गेट को नॉक करने पे उसे पता चलता है कि वो तो पहले से खुला है। अब अंदर घुसते ही उसे सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ मिलता है। वो आवाज लगाता है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसे कुछ छोटे छोटे पैर दिखाई देते हैं। अब जब वो पास जाता है तो देखता है वहां पर एक 7 साल की लड़की फंगस लगी हुई ब्रेड को खा रही थी। ये सूसी की बेटी है और यही उसकी पूरी दुनिया थी। अब सैम उस बच्ची से कहता है कि तुम यह सड़ी हुई ब्रेड क्यों खा रही हो, पर वो कुछ जवाब नहीं देती। बहुत बार कहने पर उसे पता चलता है कि ये बच्ची तो सुन नहीं सकती है और साथ में देख भी नहीं सकती। अब ये बात उसे झकझोर कर रख देती है कि आखिर वो इस बच्ची को किसे दे। इसलिए वो बड़ी ही मुश्किलों से सीसू के एक्स हस्बैंड के पास कॉल लगाता है, पर वो तो साफ साफ मना कर देता है कि मेरा इस बच्ची से उसकी माँ से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ वो करे तो करे क्या, इसलिए वो चुपचाप कोने में जाकर सिगरेट पीने लगता है। अब यहाँ दोस्तों धुएं की स्मेल उस बच्ची को उसकी तरफ खींच लेती है, क्योंकि सीसू भी आए दिन स्मोक किया करती थी। वो तुरंत आकर उसे गले से लगा लेती है, लेकिन जब उसे महसूस होता है कि ये तो कोई अनजान शख्स है तो वो तेज तेज रोने लगती है। अब बाहर घर की मालकिन उसकी रोने की आवाज़ सुन लेती है और गेट को नॉक करती है। उन्हें लगता है कि सैम ही उस बच्ची के फादर है, इसलिए वो उसे सुनाने लगती है कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ के चक्कर में बेचारी उस बच्ची को क्यों घसीट रहे हो। अगर तुमसे वो संभल नहीं रही है तो उसे चाइल्ड केयर में दे दो। तब वो उसे बताता है कि इसकी माँ की मौत हो गई है और अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो ओनर कहती है कि अगले महीने इस घर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, आपको घर का सिक्योरिटी डिपॉजिट $70,000 मिल जाएगा। अब ये सुनकर सैम के तो होश उड़ जाते हैं और उसे एक आइडिया आता है, क्यों ना वो सबको यही बताए कि वो इस बच्ची का बाप है और उन पैसों को अपने पास रख ले। पैसों के बारे में सोचकर वो हाँ कर देता है और घर जाने पर उसके पार्टनर उसे बताते हैं कि उसका रेंट ना भरने की वजह से उसको घर से निकाल दिया गया और इसीलिए वापस सैम उसी बच्ची के घर चला जाता है। लेकिन वो बच्ची जब उसके जूते चप्पल रखने वाली जगहों को छूती है तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे उसकी माँ तो नहीं है, लेकिन हाँ कोई अनजान इंसान है। इसलिए वो चुपचाप जाकर कोने में बैठ जाती है। कुछ देर के बाद सैम खाने के लिए नूडल बनाता है और उस बच्ची को देता है। वो स्मेल करती हुई उस नूडल के पास आती है, लेकिन फिर उसे दूर चली जाती है और जाकर वही फंगस वाली ब्रेड को खाना शुरू कर देती है। अब सैम उसे वह खाने से मना करता है क्योंकि वो ब्रेड खराब हो चुकी थी, पर वो उसकी बात सुन ही नहीं रही थी, इसलिए वो जानबूझकर उस ब्रेड को फेंक देता है। और इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो फिर से जाकर उसी जूते चप्पल वाली जगह को टटोलने लगती है और इस बार उसे वहां कोई जूता नहीं मिलता, जिससे उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ जाती है। दरअसल सैम ने वो जूते छुपा दिए थे क्योंकि वो देखना चाहता था कि वो अकेले में क्या करती है। अब वो बच्ची जाकर टेबल पर रखे सामानों को छूने लगती है। शायद वो ब्रेड को ढूंढ रही थी, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो फिर से रोना शुरू कर देती है और सारे सामानों को फेंकना शुरू कर देती है। यहाँ सैम को मजबूरन मार्केट से कुछ नई ब्रेड लानी पड़ती है, लेकिन यहाँ बच्ची का मन बदल चुका था, वो नूडल खाने का हो गया था। इसलिए वो स्मेल करते हुए दोबारा से टेबल पर रखे उन नूडल के पास आती है और उसे हाथ से उठाकर खाना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो वॉशरूम में जाकर सोप के झाग से खेलना शुरू कर देती है। उसने पिछले 8 सालों से यही तो किया। उसने कभी भी सूरज को नहीं देखा और ना ही कभी बाहर की दुनिया। लेकिन ये बात सैम को अभी पता नहीं है, पर वो बच्ची आज बहुत ही खुश है क्योंकि उसने आज बड़े ही दिनों बाद कुछ अलग खाया है। अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो देखता है कि बाहर कुछ लोग खड़े हैं जो इस फ्लैट को देखने के लिए आए। उनके साथ कुछ साफ सफाई वाले लोग भी होते हैं। इसलिए सैम फौरन जाकर उस बच्ची को नहलाने का सोचता, क्योंकि उसने पिछले 6 दिनों से एक ही कपड़े पहन रखे थे। पर वो बच्ची सैम की कहाँ सुनने वाली थी। वो उल्टा उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है और इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर यहाँ से बाहर आ जाता है। लेकिन बीच रास्ते में जाकर उसे पता चलता है कि उसका फोन और लैपटॉप तो वहीं रह गया। वो फिर से वापस जाता है, लेकिन तब तक वो लोग घर के अंदर घुस चुके थे और उन्होंने बच्ची को भी देख लिया था। अब यहाँ पर अगर सैम को वो पैसे चाहिए तो उसे उनका सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए वो उनके सामने जाता और ओनर सबसे पहले उस बच्ची को देखकर उसे नहलाने को बोलती है, लेकिन वो तो सैम की बात सुन ही नहीं रही थी और इसीलिए वो एक तरकीब निकालता है। वो उसे उसकी माँ का स्वेटर देता है जिसकी स्मेल से वो उसके बाथरूम तक चली जाती है, पर वहां जाकर वो उसे नहला नहीं पाता और इसीलिए वो ओनर फिर से आकर उसे डांटती है और उसे कहती है कि तुम कैसे बाप हो, तुम अपनी बच्ची को नहला नहीं सकते। जिसके बाद वो उस बच्ची के हाथों में एक खिलौना रखती है और फिर बड़ी ही आराम से उसे नहला देती है।
यहाँ पर आकर सैम को पता चलता है कि वो बच्ची सुन और बोल नहीं सकती, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। उसी रात तेज बारिश होती है और बिजली भी कड़कड़ाती है, जिसे डर कर बच्ची आकर सैम से लिपट जाती है। पर जब वो उसे छूता है तो उसे पता चलता है कि उसे बहुत तेज बुखार है। वो फौरन उसे उठाता है और अपनी पीठ पर बैठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। लेकिन पूरे रास्ते उसके दिमाग में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। उसके पास तो अब खाने के भी पैसे नहीं है, जो सिक्योरिटी के पैसे मिलने वाले हैं उसमें अभी बहुत ही टाइम है, इसलिए उसे कुछ ना कुछ तो करना होगा। तभी उसे सरकार की एक स्कीम याद आती है जिसमें अपाहिज बच्चों को स्कूल में दाखिला करने पर उन्हें हर महीने कुछ पैसे मिलते हैं, और इसीलिए वो एक दिन बच्ची को स्कूल ले जाता है। पर वहां भी एक गड़बड़ हो जाती है। दरअसल ये स्कीम उन बच्चों के लिए थी जो सुन नहीं सकते या फिर बोल नहीं सकते, लेकिन ये बच्ची दोनों नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें निराशा के साथ वहां से घर लौटना पड़ता है। यहाँ सैम के लिए एक और मुसीबत आ पड़ी थी। घर पर कुछ लोग आते हैं जो लोन डिपार्टमेंट से थे। अब लोन चुकाने की डेट निकल चुकी थी, इसलिए सैम के पास जो कुछ भी था वो उसे कब्जा कर लेंगे, यानी कि जो पैसे उसे मिलने वाले थे अब वो भी उसे नहीं मिलेंगे। उसके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। साथ पे काम करने वाली सारी लड़कियां अब उसका साथ छोड़ रही थी, क्योंकि वो कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा था। जब वो घर आता है तो देखता है कि गेट पे वो बच्ची उसका इंतजार कर रही है। अब यहाँ सैम उसे कुछ वर्ड पढ़ना सिखाता। शायद उसे ये करके थोड़ा सुकून मिल गया था। वो उस बच्ची को एक नया नाम देता है, वो था जूली। उसने जूली की हथेलियों पर कई सारे वर्ड रखे और उन्हें उससे पढ़ने लग गया, क्योंकि वो उन्हें हाथों से छू कर महसूस कर पाती थी। सबसे पहले वर्ड वो उसे जूली को सिखाया था वो था डैड। अगले दिन वो फिर से काम से लौट कर आता है, लेकिन आज का दिन उसे बहुत ही बुरा गया था। उसकी कंपनी अब कोई और टेक ओवर कर रहा है और इसी चक्कर में उसका मूड ठीक नहीं है। पर जूली आज भी उसका गेट पर इंतजार कर रही थी। वो उसे बिना कुछ बताए जाकर सो जाता है। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस पहुंचता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। असल में उसका रूम पार्टनर ने उसकी कंपनी को अपना बना लिया था धोखे से, और उसका पार्टनर अब उसे बोलता है कि अब तुम्हें खुद मेरे अंदर काम करना होगा। अब सैम इन सब से खामोश था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस समय वो क्या करे। अब जब वो घर लौट रहा होता है तो वो देखता है कि उसका पार्टनर उन लड़कियों के साथ बुरा बिहेव कर रहा है जो कभी सैम के लिए काम करती थी। इसलिए वो जाकर उसे बहुत मारता है और उस लड़की को अपने घर सही सलामत छोड़ देता है। अब इस सीन को देखकर आप इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि सैम दिल का एक अच्छा इंसान है। अब घर आने पे वो देखता है कि जूली सो चुकी है और आज उसने उसका वेट नहीं किया। तभी उसके फोन में उसे एक नोटिफिकेशन आती है। तो पता चलता है कि उसका क्रेडिट कार्ड तो बंद कर दिया गया। जिसके बाद वो अपने पर्स को चेक करता है जिसमें कुछ पैसे बचे हुए थे और इसमें एक दिन का भी खाना नहीं आ सकता। वो ऐसे ही उदास पूरी रात बैठा रहता है। तभी उसके हाथ सीसू का फोन लग जाता है जिसमें वो उसकी और जूली की बचपन की फोटोज देखता है। दोनों बेहद ही खुश लग रहे थे। अगर वो चाहती तो वो जूली को पैदा होते ही अनाथ आश्रम में छोड़ सकती थी, लेकिन उसने मुसीबतों से लड़ने का फैसला किया। और तभी उसकी नज़र कुछ चैट पर पड़ती है जिसमें सीसू किसी एक गांव में रहने वाली आंटी को कुछ पैसे उधार दे रही है। अब ये देखकर वो निकल जाता है उस आंटी के पास उन पैसों के लिए, और उसे यही उपाय सही लगता है। कम से कम उसे पैसे चोरी तो नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो गांव बहुत ही बड़ा था और वहाँ एक इंसान को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। इसलिए वो उनकी फ़ोटो प्रिंट करवाता और फिर सभी को बांटना शुरू कर देता है। लेकिन इससे भी कुछ फ़ायदा नहीं होता। वहीं जूली ने पहली बार ताज़ी हवा और सूरज को देखा था। उसके लिए ये एहसास एकदम नया था। लेकिन जब सैम वापस कार में लौट कर आता है तो देखता है कि वहाँ पर जूली नहीं है। वो फ़ौरन जाकर उसे ढूंढना शुरू कर देता है। तभी उसकी नज़र कुछ दूर एक खेत पर पड़ती है जहाँ के किसान परिवार के साथ जूली खेल रही थी। अब वो उसके पास जाता है और जूली की वजह से उसकी उस किसान से दोस्ती हो जाती है, जिसमें वो बताता है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो खेती करनी होगी, जिसके बदले में तुम्हें खाना और सोने को मिलेगा। अब वो मान जाता है, लेकिन एसी रूम में टेबल पर बैठकर काम करना और ऐसे खेत में किसान की तरह पसीने बहाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और ये बात सैम को एक ही रात में समझ आ जाती है। लेकिन उसी रात वो जूली पे थोड़ा चिल्ला भी देता है, क्योंकि वो बार बार उसे कुछ खिलाने की कोशिश कर रही थी। अब अगले दिन वो लोग फिर से सफ़र के लिए निकल जाते हैं। बीच में सैम को बहुत प्यास लगती है, पर दूर दूर तक कुछ नहीं था। तभी वो एक तरबूज के खेत को देखता है और उसमें एक तरबूज को तोड़कर खाना शुरू कर देता है, और साथ में जूली को भी तरबूज खाना सिखाता है। वो उसके हाथों पर तरबूज लिख कर बताता है, जो तुम खा रही हो ये उसका नाम है। तभी उसके मुंह में बीज आ जाती है और वो उसे बाहर निकालना भी सिखाता है। ये लम्हे दोनों के लिए खास थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अनजान थे। अब कुछ देर बाद वहाँ पर्क नाम की एक लड़की आती है जिसने सैम को तरबूज चुराते हुए देख लिया था, पर वो जूली को देखकर कुछ उसे नहीं कहती। लेकिन आज सैम उसे उस आंटी की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है। लेकिन वो कहती है कि अगर तुम्हें इस गाँव के लोगों से मदद चाहिए तो पहले तो उनकी चीज़ों को चुराना बंद कर दो। अब यहाँ दोस्तों तेज़ बारिश हो रही थी। दोनों कार के अंदर लेटे हुए थे, लेकिन यहाँ जूली बार बार उसे जिद करती है कि चलो बाहर चलो।
पर वो मना कर देता है तो उसे जूली को डांटना पड़ता है, जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर बैठ जाती है। अब उसे उदास चेहरे को देखकर वो पिघल जाता है और मजबूरन उसे बाहर आना पड़ता है। अब वहाँ उसके साथ वो पीछे पीछे छाता लेकर घूमता रहता है ताकि वो भीगे ना। लेकिन आज जूली तो अपने ही होश में नहीं थी। उसके लिए मानो ये बारिश की बूंदें किसी उम्मीद की तरह लग रही थी, वो उम्मीद जो उसे सैम में महसूस होने लगी थी उसके माँ के जाने के बाद। लेकिन यहाँ सैम उस नादान बच्ची के पीछे पीछे बस चलता और घूमता रहता है। कुछ देर बाद उनकी कार को देखकर वहाँ पर पर्क आती है और उन्हें अपने घर ले जाती है, जहाँ सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। दरअसल यहाँ पर्क अपने 2 कजिन और एक बूढ़े पिता के साथ रहती है। तभी हम देखते हैं कि जूली अपने मुंह से खाना निकाल कर सैम को देने लगती है। यहाँ वो उसका ये बिहेवियर देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी पर्क के डैड उसे बताते हैं कि मेरी भी माँ इस बच्ची की तरह थी, वो देख और बोल नहीं सकती थी, वो हमेशा ऐसे सेम अपने मुंह से थोड़े से खाने को निकाल कर दूसरे को दे दी थी। जब हमने इस बारे में डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों का ये प्यार जताने का तरीका होता है, वो उन्हें ही खाना देते हैं जिनसे वो बेहद प्यार करते हैं। ये सुनकर सैम तो मन ही मन में रो देता है कि ऐसे चंद ही दिनों में इस बच्ची ने उसे अपना बना लिया, इतना प्यार दिया। वो पूरी रात उसका हाथ पकड़कर बैठा रहता है और बस यही सोचता रहता है कि मेरे पास तो खुद जीने के पैसे नहीं है और मैं इस बच्ची का ख्याल कैसे रखूंगा। और इसी सवाल में सुबह हो जाती है। अगले दिन जब वो सुबह बाहर आता है तो देखता है कि पर्क के डैड कुछ काम कर रहे हैं। वो उनसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देते। अब ये बात सैम को बहुत अजीब लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर्क आती है और वो उससे कहता है कि अब मैं कुछ दिन तक यहीं पर रहकर काम करने वाला हूँ, जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए। ये बात पर्क को काफ़ी अच्छी लगती है कि वो जूली का ख्याल रख रहा है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो उसका असली पिता नहीं है। अब यहाँ से जूली की ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आने शुरू हो गए थे। उसने नई नई चीज़ों को महसूस करना शुरू कर दिया था, चीज़ों को सीखना शुरू कर दिया था। तीनों एक साथ में काफ़ी समय बिताया करते थे, कभी खेत में एक साथ काम करके, कभी बाहर जाकर एक साथ खाना खाकर। तभी एक दिन पर्क के पास उसके डैड की कॉल आती है और तब जाकर सैम को पता चलता है कि उसके डैड को तो भूलने की बीमारी है, इसलिए शायद उन्होंने उस दिन कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो तो उसे पहचान ही नहीं पाए होंगे। अब एक दिन न जाने कहाँ से उसे ढूंढते ढूंढते उसका पार्टनर वहाँ पहुँच जाता है, जिसको सैम ने उस दिन मारा था और आज वो अपना बदला लेने आया है। वो कहता है कि जो कार तुम चला रहे हो वो भी कंपनी की है और इसलिए मैं उसे लेकर जा रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके काम पर आ जाओ, क्योंकि अब तुम बॉस नहीं रहे। अब वो उसे बहुत मारता भी है। उसके जाने के बाद सैम को समझ आता है कि अब सब कुछ बदल चुका है, जैसा वो सोच रहा था वैसा अब कुछ भी नहीं है। जब वो घर आता है तो उसके चेहरे पर चोट के निशान देखकर पर्क घबरा जाती है और उसे इसकी वजह पूछती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। यह हम देख पाते हैं कि पर्क कहीं न कहीं उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन उसने ये बात उसे बताई नहीं। जब वो सो रहा होता है तो न जाने कैसे जूली उसके जख्मों को छूने लगती है। उसे कुछ गीला महसूस होता है। जब सैम उसकी हथेली पर आंसू लिखकर बताता है तो उसे पता चलता है कि जब इंसान दर्द में होता है तो उसे आंसू निकलते हैं। अब जूली की यही भाषा और उसकी एक अलग दुनिया, इसी बात से सैम परेशान है कि आखिर वो उसकी परवरिश कैसे करेगा। यही सब बातें सोचकर वो अगले दिन एक नोट छोड़कर वहां से चला जाता है। जब पर्क उस नोट को देखती है तो उसमें एक घर की पेंटिंग बनी थी और बताया था कि उस जार में तुम्हारे डैड ने कुछ पैसे रखकर भूल गए। लेकिन उससे इस बात का ज़्यादा दुख था कि वो लोग उसे छोड़कर चले गए। वहीं सैम जूली के डैड को बुलाता है और उसे सब कुछ बताता है, लेकिन वो तो जूली के बदले उसे कुछ पैसे देने लगता है और कहता है कि मेरी इस बच्ची से कोई वास्ता नहीं है। अब सैम को ये बात हैरान कर देती है कि कोई इतना कैसे गिर सकता है। उसके डैड उससे प्यार तो करते थे, लेकिन वो जूली को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, इसलिए सैम गुस्से में उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। उसने आज पूरे दिन जूली के साथ बिताया, लेकिन उसे अब उसकी बहुत फिक्र हो रही है कि आखिर वो उसे कहाँ लेकर जाए। उसके पास तो अब पैसे भी बिल्कुल नहीं बचे हैं, इसलिए आखिर में वो फैसला करता है कि वो जूली को अनाथ आश्रम में छोड़ देगा। कम से कम 1-2 हफ्ते में एक नया परिवार उसे मिल जाएगा जो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा, और इसीलिए उसे वहाँ वो ले जाता है और उसके हाथ में एक ब्रेड थमा देता है, क्योंकि उसे ब्रेड खाना बहुत पसंद है, और फिर उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जूली सुन और बोल नहीं सकती, लेकिन उसके अंदर दिल है जिसमें इमोशन है। कुछ देर होने के बाद वो अपने आसपास सैम को महसूस नहीं करती। वो अपने आसपास छूने लगती है कि सैम कहाँ गया। वो पूरे अनाथ आश्रम की दीवारों को छूना शुरू कर देती है, जहाँ तक उसके छोटे छोटे हाथ जा रहे थे। वो उस हर चीज़ को छू रही थी, क्या पता उसे वहाँ सैम मिल जाए, लेकिन वो तो जा चुका है। अब बड़ी देर बाद उसे कुछ नहीं मिलता तो वो वहीं रोना शुरू कर देती है और उस शीशे को पीटने लगती है। अब सैम से जूली का ऐसा मायूस चेहरा देखा नहीं जाता और सैम भी उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। वो भी उसे ज़्यादा दूर नहीं जा पाया। फौरन आकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ जूली उसके हाथों में टीयर्स लिखती है, यानी कि आंसू, मतलब कि वो अभी दर्द में है, और इसे देखकर सैम रोने लगता है। सैम उसे विश्वास दिलाता है कि वो आ चुका है
तब जूली उसके हाथ पर वो चीज़ लिख देती है जो शायद उसने कभी सोचा नहीं था। उसने लिखा था डैड। ये देखकर सैम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले से लगा लेता है। उसे वादा करता है कि वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होती है माँ बाप। जिनके पास वो नहीं है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब है। वेल, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।